गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रमेश स्टडीज़ के अंदर। और आज हमारा हिस्ट्री का जो बेसिक्स चल रहा है उसी के अंदर आज हमारा टॉपिक है सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये ओरल नेम हो गया इसका, मतलब ये हमारे जुबान पे आ चुका है नाम की सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी। बट इसका रियल नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता है। क्यों? इसका एक छोटा सा मेन जो पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका मेन पॉइंट ये है कि जो सिंधु जो नदी है उसी के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता वो नाम पड़ा था। बट सिंधु सरस्वती मतलब कि जो सरस्वती नदी है वो सिंधु से भी प्राचीन मानी जाती है हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग। तो इसलिए सरस्वती को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी 2-3 दिन लेट हो गए मेरे को वीडियो डाले हुए, तो क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स लेने अपने वापस घर पे आया था, तो मैं सोच रहा था कि अभी मेरे पास टाइम है, बट स्टैंड मेरा मोबाइल का वहीं पे रह गया है। तो शायद ये मोबाइल बार बार हिलेगा, क्योंकि मैं इसको मतलब ऐसे ही वीडियो बन रही है आज। तो 1-2 वीडियोस के अंदर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा जब स्टैंड आ जाएगा और टेबल दोनों साथ में कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो इस फ़ोन हिलना बंद कर देगा। और सिंधु सरस्वती सभ्यता जिसे हम आज बेसिक्स, इसी के अंदर एक और पार्ट आएगा। इसका पार्ट फर्स्ट चल रहा है सिंधु सरस्वती सभ्यता का, फिर इसके बाद में पार्ट सेकंड आएगा, उसके अंदर हम एडवांस लेवल का लेकर चलेंगे। अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेसिक्स जो भी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, मेन पॉइंट्स सारे के सारे, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने, सब कुछ निचोड़ के और आपके सामने ये जो नोट्स के रूप में, हालांकि ये नोट्स तो नहीं है बट मैंने वहाँ पे इनको ऐसे रफली कर लिया था, बट ये वैसे भी नोट्स ही हैं। मैं इनको भी अपने नोट्स के अंदर ऐड करूँगा, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे कोई नोट्स के पेज तो थे नहीं, मैं लेके गया नहीं था। और अब ले जाने नहीं से मेरे को जो ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो भी इसी के अंदर मैंने कर रखे थे। जो मेरी पिछली क्लासेस है उसी के अंदर ये सब, ये ज्योग्राफी के आपको मैं दिखा देता हूँ। ये ज्योग्राफी के ये सब एक क्लास मैंने ली थी वहाँ पे, तो ये उसी के नोट्स हैं। जो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का जो संबंध, जो ज्योग्राफी की जो प्रीवियस क्लास थी उसी के अंदर, अब इसी के अंदर मैंने हिस्ट्री का भी ऐड कर दिया है। हालांकि मैं इनको अपने नोट्स के अंदर अलग अलग अभी डिफ़ाइन करूँगा थोड़ी देर के अंदर। पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता के बारे में बता दूँ और फिर मैं इसको अलग अपने नोट्स के अंदर ऐड करूँगा। देखो, आप भी साथ साथ में एक पेन और नोटबुक लेके बैठा करो, ताकि जो जो इम्पोर्टेंट, मैं सारे जो लिखे हुए होते हैं लिखे हुए आपको दिखाता हूँ कि आप से एज इट इज़ इसके भी बना सकते हैं, या फिर अपनी लैंग्वेज के अंदर आप अपने नोट्स बना सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बना रखा है। बट आप अपनी लैंग्वेज, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है वो अलग रहेगी, आपको समझने में उसे आसानी रहेगी, जबकि ये जो मेरी लैंग्वेज है ये मेरे को आसान देती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें दूसरे के नोट्स अच्छे पसंद आते हैं, हमारे बनाए हुए अच्छे नहीं लगते, तो आप इनको भी लिख सकते हो। अब कुछ करना तो पड़ेगा कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सिंधु घाटी जो सरस्वती सभ्यता है, आज हम इसका एनसीईआरटी का बेसिक्स लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं इसकी पोजीशन, स्थिति से। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में विकसित हुई यह सभ्यता सिंधु तथा सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसकी पोजीशन कहाँ है? सिंधु नदी के और सरस्वती नदी के किनारे पे। इसी के अंदर नोट है, सरस्वती नदी को सिंधु नदी के सहित 6 नदियों की माता माना जाता है। इसलिए सरस्वती नदी सिंधु नदी से भी प्राचीन है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। अब इसके प्रमुख स्थल, इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से पाकिस्तान में सिंध, पंजाब एवं बलूचिस्तान प्रांतों से, तथा भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र प्रांतों से मिले हैं।
सबसे ज़्यादा इसके स्थल कहाँ मिले? भारत के अंदर है। अफ़गानिस्तान में शोरतगुई व मुंडीकाग जो कि वर्तमान में खोजे गए जो स्थल हैं वो हमें अफ़गानिस्तान से मिले। और इसी के अंदर से एक क्वेश्चन भी आया था अभी एग्ज़ाम के अंदर कि जो नहरों के अवशेष हैं वो कहाँ से मिले थे? वो शोरतगुई, वो हम आगे देखेंगे एडवांस लेवल के अंदर। अभी हम बेसिक्स कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी का। इसी के अंदर इसका क्षेत्रफल से रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। नए शोध व लगातार हो रही खोजों के अनुसार इसका क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर बताया जा रहा है। ऐसा का ऐसा एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि लगभग जो अकॉर्डिंग टू जो प्रेजेंट टाइम है उसी के अकॉर्डिंग 15 लाख वर्ग किलोमीटर बताया जा रहा है। अब इसी का एक छोटा सा मैप है कि इसके अंदर जो मांडा जो सबसे उत्तरी जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु सरस्वती सभ्यता का, वो उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद और पूर्व के अंदर आलमगीरपुर और यहाँ पे है वो सुतका गेंडोर। यहाँ पे वो मैंने मेन इम्पोर्टेंट जो भी स्थल थे उनको नोट किया है। यहाँ पे सुतका गेंडोर लिखना मैं भूल गया था तो आप लिख लेना। और यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान के अंदर शोरतगुई व मुंडीकाग जो ऑक्सस नदी के किनारे मिले हैं तो ये भी दो अभी वर्तमान में खोजे जाने वाले स्थल हैं। बाकी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और रोपड़ जो कि पंजाब के अंदर है, मांडा, राखीगढ़ी, बनवाली, कालीबंगा राजस्थान के अंदर कालीबंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर, बरौर जो कि राजस्थान के अंदर है, धोलावीरा, लोथल और सुरकोटड़ा और रंगपुर। मैंने क्या क्या किया कि यहाँ पे रंगपुर लिख दिया बट यहाँ पे आना चाहिए था सुरकोटड़ा और रंगपुर आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि रंगपुर की जो पोजीशन है वो यहाँ पे बताई जाती है और जो सुरकोटड़ा की पोजीशन वो यहाँ पे बताई जाती है। तो मैंने इसको मतलब चिन्हित कर दिया है कि आप इनको एक्सचेंज कर लेना, ठीक है। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट स्थल। अब हम देखते हैं इसी के आगे सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल था वो 15 लाख वर्ग किलोमीटर अकॉर्डिंग टू इस टाइम के अनुसार। और जो अगर एग्ज़ाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितना है तो अकॉर्डिंग टू इसके बताना है कि जो 15 लाख वर्ग किलोमीटर है उसी के अकॉर्डिंग हमें, अगर उसमें ऑप्शन दिया हुआ है तो हमें 15 लाख करना है, नहीं तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर ही रखना है। अब हम देखते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता का कालक्रम। इस सभ्यता के कालक्रम को लेकर विद्वान एक मत नहीं है, सभी अपने अपना राय देते हैं। वहाँ पे अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण को 2500 ईसा पूर्व में निर्धारित करते हुए प्रारंभ 2800 ईसा पूर्व माना है। देखो जो इम्पोर्टेंट जो भी विद्वान थे उन्होंने जो अपने मत रखे वो मैंने इनको मतलब स्टार से नोट कर दिया है। आप इनको साथ में लिखते चलना और हर जो प्रत्येक जो विद्वान है उनका जो मत है वो भी साथ में हम लेके चलते हैं और इसको हमें याद भी रखना है, मतलब रिवाइज करते रहना है बीच बीच में, नहीं तो हम भूल भी जाएंगे। अर्नेस्ट मैके का क्या था कि उन्होंने 2500 से 2800 इसका प्रारंभ माना और इसको 2500 इसका एंड माना। तो मैंने जो टाइम पीरियड है उसको भी यहाँ पे डिनोट कर दिया है कि 2800 पहले कैसे आया और 2500 बाद में कैसे आया। और यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, फिर उसके बाद में ईसवी सन चालू हुई थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इसकी जो प्रीवियस क्लास है आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने जो ये टाइम पीरियड है हिस्ट्री का वो एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है, एकदम बेसिक से, ठीक है। अब हम दूसरा देख रहे हैं मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने क्या कहा कि ने इस सभ्यता को 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना है। अब हमें जो याद रखने में जो आसानी होगी वो कैसे होगी कि अर्नेस्ट मैके ने
2800 से 2500 माना है, और मार्टिमर व्हीलर ने यहीं से शुरू कर दिया, जहाँ से इन्होंने एंड किया वहीं से इन्होंने शुरू कर दिया कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना है। अब हम देखते हैं, जो दो थे उनको हमने देख लिया। अब रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इस सभ्यता की जो तिथि है वो कितनी बताई जाती है, 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। अगर ऑप्शन के अंदर ये तीनों दिए हुए हैं तो हमें किसको टिक करना है, इसको, ठीक है, क्योंकि यही सबसे सटीक मानी जाती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अतः सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय बोला है मैंने, नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। नहीं तो सभ्यता तो और भी बहुत सारी थी, जैसे मिस्र है, चाइना की है, वो इनके समकालीन ही तो थी, बट नगरीय बोला है मैंने इसी के, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। नगर नियोजन तथा स्थापत्य। सुनियोजित नगरों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता की एक अनूठी विशेषता थी है। प्रत्येक नगर दो भागों में विभाजित है। पहला तो है कि पश्चिमी भाग और दूसरा है पूर्वी भाग। पूर्वी भाग के अंदर जनसाधारण और पश्चिमी भाग के अंदर पुरोहित वर्ग, जब प्रशासन या जो प्रशासन का कार्य करते थे वो यहाँ पर रहते थे। तो इसी के अंदर लिखा है, पश्चिमी भाग प्रत्येक नगर के पश्चिम में ईंटों से बने चबूतरे पर गढ़ी या दुर्ग का भाग है। दुर्ग वाला भाग शायद पुरोहितों अथवा जो शासक का निवास होता था, ऐसा माना जाता है, बट ऐसा कोई भी लिखित साक्ष्य हमें अभी तक यहाँ से कुछ भी नहीं मिला है कि यहाँ पे यही रहते थे। पूर्वी भाग पर नगर प्राप्त होता है, जो पूर्व की पश्चिम की अपेक्षाकृत निचले धरातल नगर पर प्राप्त होता है। जो दुर्ग है वो चबूतरे पर मतलब ऊंचाई पे मिलता है, और जो पूर्वी भाग है वो उसकी अपेक्षा नीचे मिलता है। नगरों की सड़कें सीधी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दिखती है, जिसे हम ग्रिड प्रणाली बोलते हैं, जिससे संपूर्ण नगर वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता है। इनकी चौड़ाई 9 फीट से 34 फीट तक मिलती है। यह हमें नोट करना है, अंडरलाइन भी करना है साथ में डिफरेंट पेन से। मेरे पेन तो शायद यहाँ पे नहीं है, बट आपको मैंने बोल दिया तो आप इनको साथ में इसका स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहो वो ले सकते हैं, और इनको अंडरलाइन करते हुए चलना है। इनको याद भी रखना है क्योंकि एग्ज़ाम की मतलब दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। साधारणतः घर पर्याप्त बड़े थे और उनके मध्य में आंगन होता था। आंगन के कोने में खाने का प्रबंधन होता था। वह दूसरी ओर 4-5 कमरे थे। घर में कुएं भी थे और पानी निकासी हेतु नालियों का भी प्रबंध था। गलियां 1 से 2.2 मीटर तक चौड़ी थी। अब इसी के अंदर एक साक्ष्य हमें कालीबंगा से जो प्राप्त हुआ है, कालीबंगा जो कि राजस्थान की एक प्रमुख सभ्यता है हनुमानगढ़ के अंदर, वहाँ पे गलियों व सड़कों को एक अनुपातिक ढंग से निर्मित किया गया है। वो कौन सा है अनुपातिक ढंग? वहाँ गलियाँ 1.8 मीटर चौड़ी और मुख्य सड़कें एवं राजमार्ग इससे दुगने मिलते हैं गली से। 3.6, तिगुने 5.4 मीटर और चौगुने 7.2 मीटर चौड़े थे। ऐसे हमें कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। अब सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों का इस्तेमाल अपने आप में एक विशेषता थी, जिनमें ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात कितना था वहाँ पे 4:2:1। तो उनको अनुपात का भी ज्ञान था कि उन्होंने कितने सटीक तरीके से ईंटों का प्रबंध किया, वहाँ पे घर बनाए, वहाँ पे काफ़ी सारे अपने जो योग्य जितने भी कार्य उन्होंने अपनी बौद्धिक शक्ति से किए, वो आज हमारे लिए अनुकरणीय योग्य बन रहे हैं। जैसे कि ग्रिड प्रणाली है, जल निकासी है, उनका नालियों को ढकना है। आजकल हमारी नालियाँ तो खुली मिलती है वहाँ पे आज से लगभग 5-6 हज़ार साल पहले वो नालियों को ढक के रखते थे
और यहाँ पे अभी तक भी नहीं हुआ है ऐसा कुछ भी। जल निकासी प्रणाली कैसी थी उनकी? जल प्रबंधन एवं जल निकास व्यवस्था सिंधु सरस्वती व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी। प्रत्येक बड़े घर में कुएं की व्यवस्था थी। प्रायः प्रत्येक घर के किनारे एवं घर के अनुपयुक्त पानी की निकासी हेतु नालियाँ थीं। प्रत्येक घर की नाली गली की प्रमुख नालियों से मिलकर मुख्य सड़क की नालियों में गिरती थी। नालियों के बीच बीच में गड्ढे बनाए जाते थे जिनसे नालियाँ साफ की जाती थी। अधिकांशतः नालियाँ ढकी रहती थी। ऊपरी मंजिलों के पानी को पक्की ईंटों से बने पटवनुमा नाली से नीचे गिरता था। अब इनको देखते हुए मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा उसको। मैंने देखा कि जो बड़ा शहर है उसी के अंदर मैंने देखा था वहाँ पे कि जो बड़ी नाली थी उसके अंदर एक छोटी गाय का बछड़ा वो उसी के अंदर चलते चलते उसके अंदर गिर गया था और कोई निकालने भी उसको नहीं आ रहा था। तो काफ़ी एक आदमी को मैंने जो पास ही वहाँ पे खड़े थे काफ़ी हेल्पफुल थे, उन्होंने काफ़ी मदद की उसको निकालने में और लास्ट में उसको निकाल भी लिया गया। तो अगर नालियाँ ऐसी खुली रहेंगी इतनी बड़ी बड़ी नालियाँ तो वहाँ पे कोई गिर नहीं जाएगा? वहाँ पे गिरेगा ही बेचारे जो जानवर, उनको नहीं पता है, जो बच्चे हैं, बछड़े हैं या और भी कोई पालतू पशु है उनके अंदर गिर जाए तो या रात्रि में कभी भी तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब यहाँ पे कहाँ तक, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक ऊपरी मंजिलों के पानी को पक्की ईंटों के बने पटुआनुमा नाली से नीचे गिरता था। इसी के अंदर जो साक्ष्य में मिला है, कालीबंगा में लकड़ी के खोखले तनों का उपयोग नालियों के रूप में किया जाता है। विशिष्ट भवनों का स्थापत्य, विशाल स्नानागार, यह मोहनजोदड़ो में स्थित सबसे महत्वपूर्ण भव्य निर्माण का नमूना है। यह स्नानागार जो मोहनजोदड़ो की बात हो रही है उसके अंदर क्या है, वह 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा, इसमें जाने हेतु दक्षिण और उत्तर की दिशा की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई है। स्नान कुंड की फर्श का ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये जो मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद किया है, आप प्लीज़ इनको अंडरलाइन करते हुए चलिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एनडीए के अंदर मेरे को देखने को मिल रहे थे। वहाँ पे जब मैं एग्ज़ाम देने गया एनडीए की तो वहाँ पे मुझे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, इसलिए मैं इनको साथ लेके चल रहा हूँ कि आप प्लीज़ इनको अंडरलाइन करते हुए चलिए और इनका डेली रिवीजन करिए साथ साथ में, तभी ये याद हो सकते हैं। नहीं तो अगर आपने एक बार अगर दिमाग में आपको आ भी गया कि हाँ चलो ठीक है ये समझ में आ गया, बट वो 24 घंटे या 48 घंटे से ज़्यादा देर आपके माइंड में नहीं रुकेगा। तो आप प्लीज़ इनको रिवाइज़ करते हुए चलिए साथ साथ के अंदर। जो 24 और 7 और 30 जो स्ट्रैटेजी है याद करने की, कि पहले तो एक दिन के अंदर रिवीजन करना है, फिर 7 दिन के अंदर, फिर महीने के अंदर एक बार रिवीजन करना है। वैसे ही आप कुछ स्ट्रैटेजी अपने लिए बना के चलिए जिससे कि आप इनको कवर करते हुए चलें। नहीं तो अगर आपने एक बार ये क्लास देख भी ली, अगर एक भी बच्चे ने अगर जो ये स्ट्रैटेजी है वो फॉलो कर ली, एक भी बच्चे ने, तो ये मेरी वीडियो बनाना मेरे को सफल लगेगा मेरे को। ठीक है, मैं वैसे व्यूज़ के लिए या सब्सक्राइब के लिए कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जिसको अगर ठीक से समझना है एनसीईआरटी बेसिक्स को, तो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मैं बार बार उसको बोल रहा हूँ और साथ में मैं बताता भी जा रहा हूँ कि आप इनको अंडरलाइन करते हुए चलिए, इनको इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करके चलिए या फिर इनको रंगीन पेनों से मार्क करिए ताकि ये पहली दृष्टि आपकी इसी के ऊपर जाए। आगे बढ़ते हैं। इसी दक्षिण पश्चिम की दिशा में एक कोने में एक नाली है जिसके द्वारा पानी निकास की व्यवस्था थी। इसका प्रयोग धार्मिक उत्सवों व सार्वजनिकों समारोह में होता होगा ऐसा माना जाता है। विशाल अन्नागार, हड़प्पा के गढ़ी वाले क्षेत्र में एक विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं। इसके ऊंचे चबूतरे पर बना होना इसे बाढ़ सीलन से बचाने हेतु किया गया था, ऐसा विद्वान मानते हैं। यह अन्नागार भंडारगृह, इसी को दूसरा नाम है, कई खंडों में विभक्त था।
यह अन्नागार राजकीय बताया जाता है। नोट इसी के अंदर है कि हड़प्पा के अतिरिक्त हमें मोहनजोदड़ो एवं राखीगढ़ी से भी अन्नागार के अवशेष मिले हैं। अब है गोदीवाड़ा और बंदरगाह, जो कि लोथल के अंदर काफ़ी फेमस है वो गोदीवाड़ा, जिसे बंदरगाह भी बोलते हैं या डार्क यार्ड भी बोलते हैं। लोथल में पक्की ईंटों का एक गोदीवाड़ा, बंदरगाह या डार्क यार्ड मिला है, जो कि गुजरात के अंदर है। इसका औसत आकार लगभग 214.36 मीटर है। इसकी वर्तमान जो गहराई है वो 3.3 मीटर है। इसकी जो उत्तरी दीवार है उसके अंदर 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिसमें से संभवतः जहाज आते थे, ऐसा माना जाता है। कोई लिखित साक्ष्य, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी हमें लिखित साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिला है कि हम ऐसा करते थे ऐसा करते थे। हमने उनकी जो बाहरी स्ट्रक्चर थी, जो सभ्यता थी, सभ्यता का मतलब आउटर स्पेस, जो मतलब जैसे भौतिक जगत बोलते हैं हम वही सभ्यता, भौतिक जगत सभ्यता है और आंतरिक आचरण वो संस्कृति है। मैंने इसके लिए वीडियो भी बना रखी है कि सभ्यता और संस्कृति के अंदर क्या फ़र्क है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो बाहरी जो जितने भी जो अवशेष हमें मिले हैं उसी के आधार पर हमने अनुमान लगाकर ऐसा ऐसा सोचा। लोथल का डार्क यार्ड वर्तमान में विशाखापट्टनम में बने हुए डार्क यार्ड जो बंदरगाह है उससे भी बड़ा बताया जाता है। कि ये जो लोथल का डार्क यार्ड है वो विशाखापट्टनम केरल के अंदर से विशाखापट्टनम में बने हुए डार्क यार्ड से भी बड़ा बताया जाता है। अब इसी के अंदर नोट है कि इनके अतिरिक्त धोलावीरा का जलाशय तथा विशाल स्टेडियम भी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में अपना विशेष स्थान रखते हैं। तो ये था हमारा हिस्ट्री का जो सिंधु घाटी सभ्यता का बेसिक्स हमने आज इस वीडियो के अंदर कवर किया है, और हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एडवांस लेवल की जो भी क्लास है उसके लिए मैं आपको अपडेट दे दूंगा, और अभी के लिए इतना ही है।